कहा जाए तो आज नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक हैसियत भारतीय जनता पार्टी को बिहार में दिखा दी है। तमाम दबावों और अपने दांव पेचों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए हामी भरनी पड़ी है कि आने वाले दिनों में होने वाली सर्वदलीय बैठक में उनको हिस्सा लेना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कहने के लिए बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बिहार में वो अकेली पड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि वर्तमान परिस्थितियां जैसी हैं या उनका जैसा इतिहास रहा है, उसको देखते हुए बिहार में उनके लिए अकेले सियासत कर पाना बस की बात नहीं है फिलहाल। लेकिन सच ये भी है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए कि बिहार में उनको सियासत अकेले ही करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी 2024 के पहले जो भी 15 साल से समीकरण बना के रखे हुए है उसको तोड़ना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती है कि सारी विपक्षी पार्टियां उनके विपक्ष में एकजुट हो जाए, जो साथ हैं वो भी विपक्ष में चली जाएं और राह में एक नई मुश्किल खड़ी हो जाए। क्योंकि बिहार से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीदें हैं और बिहार ने भारतीय जनता पार्टी की उन उम्मीदों को अब तक पूरा भी किया है। लेकिन उसकी वजह यह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों का साथ लेकर के चलती रही है। और वही है बात की लालच नीतीश कुमार के साथ का भी है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और इसी वजह से नीतीश कुमार को भी वो नस पता है जो दबाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी कई शर्तों को किनारे रख करके उनकी बात मान लेगी। और आज जो हुआ वो यही दिखाता है। वो दिखाता है कि सदन में ताकत भले ही जिसके पास ज्यादा हो, लेकिन सत्ता की जो चाबी है वो आज भी नीतीश कुमार के ही हाथों में है और उस चाबी से वो कई ताले बेहद आसानी से खोल सकते हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल में भी बड़ी हलचल दिख रही है। वहां एक बार फिर से ताकत तेजस्वी यादव के हाथ में देने की मांग शुरू हो गई है, जो पार्टी में तो नहीं लेकिन परिवार में कुछ कलह की वजह बन सकती है। माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव चुप तो हैं लेकिन आने वाले दिन में कुछ ना कुछ करेंगे। हालांकि अब जैसा दिख रहा है कि तेज प्रताप यादव को भी पता चल चुका है कि पार्टी में उनके लिए क्या जगह है और वो अब अपने संगठन छात्र जनशक्ति परिषद को मजबूत बनाने में जुट गए हैं। और उनको भी पता है कि अब उनकी दाल सिर्फ लालू यादव का बेटा होने भर से ज्यादा दिन तक गल नहीं पाएगी। तो इन्हीं दोनों विषयों पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सहमति बन गई है। सहमति 1 जून को होने वाली सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के लिए भाजपा नाराज चल रही थी। ये एक तरीके से नीतीश कुमार की ताकत का बहुत बड़ा लेकिन साइलेंट प्रदर्शन है। यह हामी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ही नहीं भरी है। हम सभी को पता है कि जिस विषय पर यह सर्वदलीय बैठक होनी है उस पर भाजपा की राय क्या है। लेकिन यदि फिर भी भाजपा वहां जाती है तो यह बताता है कि बिहार में भाजपा को अकेले पड़ जाने का डर सता रहा है। और अगर भाजपा अकेली पड़ जाती है तो यह तय है कि लंबे समय तक उनको बिहार की सत्ता से बाहर भी रहना पड़ सकता है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बढ़ती ताकत और राष्ट्रीय स्तर के नेता की बनती छवि भाजपा के लिए डर है। हालांकि तेजस्वी यादव बिहार से बाहर कोई असर भाजपा के ऊपर नहीं डाल सकते हैं, लेकिन सामने 2024 खड़ा है और यहां बिहार में भाजपा अकेले तेजस्वी यादव के पीछे खड़े एकजुट विपक्ष का सामना नहीं कर पाएगी। और सत्ता से बाहर होने का मतलब है कि पार्टी के लिए बिहार में काम कर पाना भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिस वजह से भाजपा नीतीश कुमार की इस बात को मानने के लिए तैयार हो गई है। राजद खेमे में भी हलचल दिख रही है। जो अभी राज्यसभा की बात चल रही है उसके बीच में एक और हलचल हो रही है। वहां एक बार फिर से तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के सुर तेज हो रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने आज बाकायदा इस बात की मांग कर दी और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बहन भी ट्विटर पर लिख रही हैं और तय माना जा रहा है कि इस साल होने वाले राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के चुनाव में तेजस्वी यादव को अध्यक्ष चुना जाएगा। मौका भी शानदार है। नए ढंग से तेजस्वी यादव को लॉन्च करने का मौका है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ब्रिटिश पार्लियामेंट में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। उसके बाद उनकी बड़ी छवि सामने आई है और एक तरीके से हिंदी पट्टी से बड़े नेता के तौर पर उनको देखा जा रहा है। लंदन में राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई है। दक्षिण भारत के नेताओं से मिलकर के वो पहले ही अपनी छवि अच्छी बना चुके हैं। लालू प्रसाद यादव बीमार हैं। राज्यसभा की 2 सीटों पर राजद को उम्मीदवारों की घोषणा भी करनी है और यही देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जब तक आ नहीं रहे हैं तब तक घोषणा पर कोई बात नहीं की जा रही है। नीतीश कुमार ने भी तेजस्वी यादव को बुला करके जातिगत जनगणना कराने पर बात करी और इसके लिए तेजस्वी यादव ने बाकायदा नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया और इसके बाद सर्वदलीय बैठक का आश्वासन नीतीश कुमार को देना पड़ा।
तो इन तमाम चीजों के बाद यह साफ है कि अब तेजस्वी पूरी तरह से खुलकर फैसले लेने के लिए तैयार हैं और अब वो एक सर्वमान्य और गंभीर नेता की छवि पार्टी और विपक्ष में बना चुके हैं। यहां से 2024 और उसके बाद 2025 साधा जा सकता है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर एक पक्ष के नैरेटिव का माइनर आकलन करेंगे तो पाएंगे कि वो लोग अब पूरब और हिंदी पट्टी का एंकर तेजस्वी यादव को बताना शुरू कर चुके हैं। आने वाले दिनों में ये आवाजें और भी तेज होंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने हिंदी पट्टी में अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों में कोई चुनौती है नहीं और आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव का कद और बढ़ता जाएगा इसी वजह से। और इन्हीं तमाम चीजों के बीच में तेजस्वी यादव को मोमेंटम दे दिया जा सकता है और राष्ट्रीय जनता दल के हित में रहने वाला है यह फैसला। शिवानंद तिवारी लालू यादव के एकदम खास करीबियों में से एक हैं और लालू यादव के मन को भी समझते होंगे शिवानंद तिवारी। इसी वजह से सार्वजनिक मन से इस बात की मांग कर दी है कि अब तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाना चाहिए, खुल करके उनके हाथ में आधिकारिक तौर पर ताकत आ जानी चाहिए। शिवानंद तिवारी अकेले नहीं है राष्ट्रीय जनता दल में जो इस बात की मांग कर रहे हैं, उनके साथ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी तेजस्वी यादव के लिए आई सपोर्ट तेजस्वी यादव की ओर से किए गए ट्वीट को रीट्वीट किया है। इसमें कहा क्या गया था वो बड़ा गंभीर है, उसमें बड़ी कवितानुमा चीज रख दी गई थी, उसको हम पूरा आपको पढ़ के सुनाते हैं। लिखा गया है, तप की ताप में तपकर अवघड़ सा निखरा तपस्वी तेजस्वी तेजस्वी, जब जब वो हुंकार भरे दुश्मन हाहाकार करे, अराजकता और पाप का निर्मम हो संहार करे, जो न्यौछावर देश प्रदेश पे ये वो यशस्वी तेजस्वी तेजस्वी, जन सेवा का गरल पान कर है, शिवसा ओजस्वी तेजस्वी तेजस्वी तेजस्वी। लेकिन यहां पर थोड़ा हिंदी में हमें लगता है कमजोरी हो गई थी। जन सेवा का गरल पान का मतलब जनसेवा करना जहर के तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ले रही है, तो एक अलग बात है, खैर आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी यह देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से अब इस बात के लिए तैयार हो चुका है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो तेजस्वी यादव बन जाए। इसके बाद यह भी स्पष्ट है कि परिवार के अधिकतर लोग तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं और अगर सियासत में देखें तो उनके बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के साथ भी संबंध अच्छे हैं और तेजस्वी आधिकारिक रूप से अध्यक्ष बनते हैं तो कम से कम दोनों के लिए अब बराबर का खतरा बन चुकी। दोनों का मतलब है एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी तरफ जदयू का भी हिस्सा खा रही है भाजपा, तो दोनों के लिए खतरा बन चुकी। भाजपा को बिहार से बाहर करने का बड़ा बढ़िया मौका बन सकता है अगर तेजस्वी यादव अध्यक्ष बनते हैं और नीतीश कुमार उनके साथ में आ जाते हैं, जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों बातें हैं। अभी भी राज्यसभा के उम्मीदवारों को लेकर के तमाम सस्पेंस बरकरार है। हालांकि उत्तर प्रदेश में एक चीज क्लियर हो गई है, माना जा रहा था और कई कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव की पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कपिल सिब्बल को भेजा जाएगा सदन में, लेकिन उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव ने भेज दिया है। हालांकि वो निर्दलीय के तौर पर पर्चा भरे हैं, लेकिन फिर भी उनको राज्यसभा भेज दिया गया है। तो एक और अपडेट ये थी। अगर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिएगा। बड़ी खबर में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है इन शॉर्ट। ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने और पूजा पाठ की मांग के साथ ही इसमें मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर के जो दायर वाद है उस पर सुनवाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। आज सुनवाई से पहले ही डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश ने मामले को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार की अदालत में इसको ट्रांसफर कर दिया है। अगली तारीख 30 मई नियत की गई है, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा राज्यसभा चुनावों को लेकर के उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी की ओर से जैसे ही नामों की घोषणा की गई तो एक चौंकाने वाला नाम उसमें आया कपिल सिब्बल का। इसके बाद सभी लोग सोचने लगे कि कपिल सिब्बल ने कांग्रेस को अलविदा कब कहा है। उन्होंने कहा ही नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कैसे बन गए। इसके बाद और चौंकाया लोगों को, कपिल सिब्बल ने मीडिया के सामने आए और बताते हैं कि वो तो 16 मई को ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं। इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने सपा के उम्मीदवार के तौर पर नहीं बल्कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा में नामांकन दाखिल किया है। इसके अलावा खबर कश्मीर से। कश्मीर के जिला बारामूला में आज सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी दहशतगर्दों को मार गिराया है और इसके साथ साथ एक पुलिसकर्मी के शहीद होने की जानकारी भी मिली है। पुलिस को आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। इसके अलावा खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मंदिर मस्जिद वाली सियासत तेज पकड़ रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा दी गई धमकी के बाद महाराष्ट्र सरकार अलर्ट हो गई है और जगह जगह पर सुरक्षा बढ़ा रही है। ताजा मामला है अफजल खान की कब्र का, जहां पर राज्य सरकार ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है। कब्र को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मनसे ने वहां पर मंदिर बनाने और कब्जा करने की धमकी समेत तमाम बातें कही थी। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है आज का कानून।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल फिल्म निर्माता अविनाश दास के द्वारा झूठ फैलाने के मामले में फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने अविनाश दास द्वारा दायर ट्रांजिट प्री अरेस्ट जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अविनाश को गुजरात पुलिस ने झारखंड की एक आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, जो भ्रष्टाचार वगैरह के मामले में फंसी हैं, उनके साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह की एक तस्वीर इंटरनेट पर वायरल करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। दरअसल पूजा सिंघल के बारे में आप सभी जानते हैं, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया है और इसकी वजह से बड़ी तरीके से एक सियासत का माहौल बन गया था और बड़े आरोप प्रत्यारोप लगने की संभावनाएं बन रही थी। हाईकोर्ट की जज भारती डांगरे और उनके साथ कई जजों ने अविनाश दास की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने फिल्म निर्माता को राहत के लिए ऊपरी अदालत में अपील करने के निर्देश दिए हैं। डांगरे ने अविनाश के वकील से कहा कि अहमदाबाद, जहां उनके खिलाफ प्राथमिकी केस दर्ज कराया गया है, मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर जाकर के मामला की सुनवाई करें, अहमदाबाद की अदालत का दरवाजा खटखटाएं। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत काशीनाथ सिंह की तरफ से है। बहुत बढ़िया साहित्यकार रहे हैं। वो कहते हैं, पढ़ो और खूब पढ़ो, लेकिन किताबें नहीं आदमी। किताबें भी पढ़ो, लेकिन ये समझते हुए कि वे दुनिया और आदमी को समझने में कितनी मदद देती है। आमतौर पर सभी लोग यही गलती करते रहते हैं, किताब पढ़ करके जिंदगी समझ रहे होते हैं, जबकि जिंदगी को समझने के बाद किताब को पढ़ना चाहिए। ये आपके लिए नसीहत थी। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। खबरों को लेकर के आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को साझा जरूर करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता न्यूज़ शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।